नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का आज का हमारा टॉपिक रहेगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन के जो इंपॉर्टेंट 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जो बार बार एग्जामों के अंदर क्या है पूछे जाते हैं। इसलिए अंत तक आप मेरे साथ ये वीडियो जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की नोडल एजेंसी कौन सी है? MHRD, CBSE, NCERT, RBSE। पूछा क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है दोस्तों? CBSE। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कब लागू किया गया? 2009, 2011, 2015, 2016। सतत और व्यापक मूल्यांकन 2009 के अंदर लागू किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र जो शब्द है इसका क्या अर्थ है दोस्तों? निरंतरता, नियमितता, क्रमबद्धता। इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो सतत और समग्र जो मूल्यांकन है इसके अंदर जो समग्र शब्द है हमारे, उसके ये तीनों ही है दोस्तों। निरंतरता, नियमितता, क्रमबद्धता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसके अंदर निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसको है दोस्तों? थोरनडाइक को, स्किनर को, पावलोव को या उपरोक्त सभी को? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। किसको है श्रेय? स्किनर को है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंकगणित में निदानात्मक परीक्षणों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अंकगणित की अगर बात की जाए कि अंकगणित के अंदर जो निदानात्मक परीक्षण है इसको लाने का श्रेय किसको है? जीटी बुशवेल, लेनार्ड जॉन, उपरोक्त दोनों या स्किनर? तो सही आपका आंसर रहेगा यहां पे दोस्तों। अंकगणित में निदानात्मक परीक्षण लेकर आए थे जीटी बुशवेल व लेनार्ड जॉन। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा, उपरोक्त दोनों दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली को कब अपनाया गया? 20 सितंबर 2009 को, 29 सितंबर 2009 को, 6 अक्टूबर 2009 को या 10 अक्टूबर 2010 को? पूछा क्या है? सतत और समग्र मूल्यांकन के अंदर जो ग्रेडिंग प्रणाली है दोस्तों इसको 29 सितंबर 2009 को अपनाया गया था। कब? 29 सितंबर 2009। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के उदाहरण है किसके हैं? कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने के उदाहरण है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन के गणन विधि के उदाहरण है, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के उदाहरण है। तो पूछा क्या है कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां हैं जो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन के गणन विधि के उदाहरण है। ऑप्शन सी है जो आपका यहां पे क्या रहेगा मित्रों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है संज्ञानात्मक, सहसंज्ञानात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है आपका इसके अंदर जो व्यापक शब्द है दोस्तों इसका संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों ही अभिप्राय है। उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने का एक तत्व सिद्धांत, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन की योजना है इसमें व्यापक शब्द के अलावा
किसके द्वारा इसका समर्थन या समर्थित किया जाता है? कौन सा सिद्धांत है वो है आपका अल्फ्रेड बिने का एक तत्व का सिद्धांत। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है किस पर? बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर, बच्चों के व्यवहार को सतत अवलोकन करने पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से दोस्तों बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? केवल बालक की तर्क शक्ति का मूल्यांकन करना, विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, केवल छात्र की समझ का मूल्यांकन करना। सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है विकास के सभी पक्षों का क्या करना? मूल्यांकन करना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहां पे दोस्तों ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, तो आपका यहां पे गलत कथन ऑप्शन सी वाला हो गया दोस्तों। निदानात्मक मूल्यांकन है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? सम्मिलित होता है। ऑप्शन सी सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। पूछा क्या है दोस्तों? जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपरोक्त सभी। पूछा क्या है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ये सभी मूल्यांकन के उद्देश्य हैं, ए, बी और सी वाले दोस्तों। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। सत्र की जैसे समाप्ति होती है तो कौन सा मूल्यांकन होता है दोस्तों? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सत्र की समाप्ति पर संकलनात्मक जो मूल्यांकन है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों का अगर मूल्यांकन कर रहे हैं तो कौन सा कारण उसमें होना चाहिए दोस्तों? देखते हैं दोस्तों इनमें से आपका सही ऑप्शन बताने कौन सा कारण है वो होना चाहिए दोस्तों। बच्चों के गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि के रूप में अलग करना एवं नाम देना, यह नहीं होना चाहिए दोस्तों मूल्यांकन के अंदर। कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, सही है दोस्तों, यह कारण होना चाहिए। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, यह भी सही है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, यह भी होना चाहिए। यहां पे आपका सही हो रहेगा बी, सी और डी दोस्तों। यहां पर कोट का प्रयोग नहीं किया गया, कोट का होना चाहिए था लेकिन, तो बी, सी, डी यहां पे क्या है दोस्तों? क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यह रचनात्मक मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, वर्ष में एक बार ही आयोजित होता है, यह वर्ष पर्यंत चलता है। तो दोस्तों सतत और समग्र मूल्यांकन के संबंध में यहां पे गलत कथन सी वाला है दोस्तों। सी ऑप्शन सी यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना,
अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है दोस्तों? अलग अलग समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन, अध्यापकों के एक समूह द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट, विद्यार्थी की संवृद्धि के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयुओं का मूल्यांकन। तो सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यहां पे दोस्तों। विद्यार्थियों की संवृद्धि के शैक्षणिक व सह शैक्षणिक आयुओं का मूल्यांकन ही व्यापक मूल्यांकन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तम मूल्यांकन के मुख्य गुण है। उत्तम मूल्यांकन के गुण पूछ रहा है तो विश्वसनीयता होती है, वैधता मुख्य गुण होता है, वस्तुनिष्ठता मुख्य गुण होता है। तीनों ही उत्तम मूल्यांकन के मुख्य गुण हैं। यह सभी डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से लाभ है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा से क्या लाभ है दोस्तों? देखते हैं। इनमें पूर्ण विषय सामग्री का समावेश होता है। इनकी तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इनका निर्माण आसानी से किया जा सकता है। इनमें अंक प्राप्त के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा से पहला ही लाभ है ये ऑप्शन वाला। इनमें जो पूर्ण विषय सामग्री है उसका समावेश वस्तुनिष्ठ परीक्षा में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित प्रकार का मूल्यांकन अनुदेशन के दौरान किया जाता है। किस प्रकार का मूल्यांकन है जो अनुदेशन के दौरान किया जाता है दोस्तों? मापदंड उल्लेखित मूल्यांकन, निरंतर समग्र मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो बात किसकी हो रही है कि अनुदेशन के दौरान तो निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब भी एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को सेकता है तो वह के समान है। किसके समान? सीखने के रूप में आंकलन, आंकलन और सीखना, अवलोकन, सीखने के लिए आंकलन। बावर्ची खाना पका रहा है, खाने को सेकता है तो वह सीखने के लिए आंकलन के समान है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छात्रों के अधिगम संबंधी समस्या का पता चलता है किससे? अवलोकन से, इकाई परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से। अधिगम संबंधी समस्या, जब समस्या सामने आती है वो क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण से ही छात्र बालक की जो समस्या है उसका पता लगाया जाता है और बाद में उपचारात्मक परीक्षण के द्वारा उसका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के परिणाम के गुणात्मक तथा मात्रात्मक संबंधी विवरण उपलब्ध होते हैं। परीक्षण, मापन, मूल्यांकन, परीक्षा। सही आंसर रहेगा मूल्यांकन, ऑप्शन सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आंकलन का कार्य नहीं है? उपयुक्त रचनात्मक आंकलन का कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों? यहां पे परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, खुले अंत वाले प्रश्न। पूछा क्या है दोस्तों? कौन सा एक है जो उपयुक्त रचनात्मक आंकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना यह रचनात्मक आंकलन का कार्य नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पाकृतियों का संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? क्वेश्चन को समझे दोस्तों, फिर आंसर का सोचें। क्या कहा गया है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से यह कहा गया कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसको आप दर्शाने के लिए अपने नोटबुक है उसके अंदर विविध कार्यों की जो शिल्पाकृतियां हैं उनका संयोजित करें। तो ये किस प्रकार की गतिविधि है? पोर्टफोलियो आंकलन है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन से किया जाता है। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है। सीखने के लिए जो आकलन होता है वो किसको बढ़ावा देता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। बी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है शिक्षण बिंदुओं को, कथन को, प्रस्तुतिकरण को, शिक्षण उद्देश्य को। मूल्यांकन उपागम के अंदर प्राथमिकता किसको दी जाती है मित्रों? शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? अपना खुद का स्वयं का अनुभव है वो लिखना, तो अनुभव लेखन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही रहेगा और बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो मूल्यांकन कार्ड किसी पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारित करता है वह है। मूल्यांकन कार्ड जो पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारित करता है उस मूल्यांकन कार्ड को सैमसन स्कोर कार्ड कहते हैं, हंटर स्कोर कार्ड कहते हैं, एडरसन स्कोर कार्ड कहते हैं या पीटरसन स्कोर कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हंटर स्कोर कार्ड। पाठ्य पुस्तक के स्तर को निर्धारित करने वाले मूल्यांकन कार्ड को हंटर स्कोर कार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। एक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए बच्चों में प्रतियोगिता बढ़ाना, अध्यापक का कार्य घटाना, अधिगम को आगे बढ़ाना, बच्चों का वर्गीकरण। जो मूल्यांकन किया जाता है इसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? इसका केंद्र बिंदु अधिगम को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, अधिगम को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है कौन सी है? मूल्यांकन, आकलन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वो मूल्यांकन और आकलन दोनों ही होती है। सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वैधता हो, विश्वसनीयता हो या वस्तुनिष्ठता हो, यह सभी एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो एक बार सभी मित्र है वो कमेंट करके बताइए कि 35 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही अटेंड किए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, साथ में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और जो भी नए साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।